आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 जुलाई 2026 की शाम। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। चलिए शुरू करते हैं उन खबरों का सिलसिला जो आज हेडलाइंस बन रही हैं। पहली खबर यह है कि हमले फिर से शुरू हो गए ईरान पर। मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच दोपहर बाद फिर से नए हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है जी। और आज दिन में दूसरी बार दोनों तरफ से हालात और ज्यादा गर्म होते दिखाई दे रहे हैं। 14 जुलाई 2026 की शाम 4:30 बजे के बाद की कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रख रहा हूं जो ईरान से ताल्लुक रखती हैं। एक एक करके ध्यान से सुनिए। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर जनूबी ईरान में बड़े हमले किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बूशहर सूबे के कम से कम 4 अलग अलग इलाकों को अमेरिकी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। याद रहे कि बूशहर वही इलाका है जहां ईरान की अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी भी मौजूद है। उधर ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने भी ये बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब मौजूद बंदर अब्बास शहर के आसपास कम से कम 5 जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके शहर के मगरबी हिस्से और उसके आसपास हुए। फिलहाल ईरानी हुकूमत ने ये नहीं बताया कि किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया और कितना नुकसान हुआ। यानी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास मौजूद ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर ही नहीं बल्कि उस पूरे रीजन पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम साहिली इलाकों पर, कोस्टल इलाकों पर एक और बड़ा हमला किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर शुरू हुआ ये टकराव अब और ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। याद रखिएगा, ये नए हमले 14 जुलाई की दोपहर से शाम के बीच हो रहे हैं वहाँ, और हमारे पास ये शाम में खबर आ चुकी है। बढ़ते हैं आगे। भारत के वक्त के मुताबिक जब हमारे यहाँ 4 बज रहे थे तब ईरान पर अमेरिका ने कुछ और नए हमले किए। इसकी खबर 5 बजे के बाद हमारे पास आई है। ईरान के खुजिस्तान सूबे से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने माशहर और आबादान इलाकों को भी निशाना बनाया। पहले बूशहर को हमने बताया आपको। फास्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खुजिस्तान के गवर्नर ऑफिस के एक अफसर ने बताया कि माशहर के एक इलाके में 2 जोरदार धमाके हुए जहां अमेरिकी मिसाइलें आकर गिरी हैं। इसके कुछ ही मिनट पहले आबादान के एक दूसरे ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। फिलहाल ईरानी हुकूमत ने इन हमलों में हुए नुकसान की कोई डिटेल जारी नहीं की है, लेकिन इतना साफ है कि 14 जुलाई को अमेरिका अब अपने हमलों का दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है और ईरान के अलग अलग सूबों में मौजूद मिलिट्री और स्ट्रेटजिक इलाके लगातार निशाने पर बने हुए हैं। आगे ईरान के हमले से जुड़ी हुई खबरें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक बड़ी अहम खबर है कि ट्रंप के वो शिप से फीस वसूलने वाले मामले पर क्या जवाब आया। ओमान से मैसेज है, गजा की खबर है, एक खबर रूस की भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन नए हमलों की पूरी डिटेल और तस्वीरें जैसे जैसे सामने आएंगी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि आज दोपहर अमेरिका के पहले हमलों के बाद ईरान की तरफ से कैसी सख्त वार्निंग दी गई थी। 14 जुलाई की दोपहर ईरान के आर्मी के स्पोक्समैन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रेमिनिया ने अमेरिका को सीधी वार्निंग देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जंग और हमलों के जरिए कभी नहीं खुलवाया जा सकता। यानी ताकत के जोर पर हॉर्मुज़ को कोई भी हो खुलवा नहीं सकता। अक्रेमिनिया ने कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अब इंटरनेशनल कानून, मुल्कों के हक और लोगों की इज्जत करना सीख लेना चाहिए। उन्होंने 2 टूक कहा कि हम पहले भी कह चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका की जंग, दुश्मनी और हमलों से कभी दोबारा नहीं खुलेगा। यानी ईरान ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि अमेरिका जितने भी मिलिट्री हमले कर ले, सिर्फ ताकत के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की उसकी कोशिश कामयाब होने नहीं दी जाएगी। ये सीधा एक चैलेंज है सुपर पावर को कि अपनी ताकत, अपनी मिलिट्री ताकत के जोर पर सोचते हो ये कर लोगे तो करके देख लो। बढ़ते हैं आगे। आज शहर में ईरान ने अरब मुल्कों में मौजूद कई अमेरिकी मिलिट्री अड्डों पर बड़े हमले किए थे। ये उन हमलों की तस्वीरें हैं। अब उन हमलों से जुड़े हुए कुछ अहम डिटेल्स भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों के साथ देखिए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने उन हमलों की तस्वीरें और वीडियो जारी करते हुए ये बताया है कि इस ऑपरेशन में किन किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। मैं उनके नाम आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। IRGC के मुताबिक 14 जुलाई को हुए इस हमले में फतह, खैबर शिकन, फतह 110 और जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं।
IRGC का कहना है कि फतह और खैबर शिकन मिसाइलों से जॉर्डन में मौजूद रडार सिस्टम्स और अमरीकी मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इसके अलावा फतह 110 और जुल्फ़िकार मिसाइलें रीजन में मौजूद दूसरे अमरीकी ठिकानों की तरफ दागी गईं। दोस्तों, IRGC की तरफ से जारी ये तस्वीरें और वीडियो उसी हमले के बताए जा रहे हैं जिसने आज शहर में अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया था। अगर IRGC का ये दावा सही है तो इसका मतलब होगा कि ईरान ने इस बार एक ही ऑपरेशन में अपनी कई अलग अलग नस्ल की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और अमेरिका को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि उसके पास अब भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अब एक दिलचस्प खबर सुनिए। कल रात डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था, हमने आपको बताया था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने कंट्रोल में रखेगा और वहां से गुजरने वाले हर कार्गो से फीस लेगा। अब ये बताया कि 20% चार्ज भी वसूलेगा। ट्रंप का कहना था कि अगर अमेरिका इस रास्ते की हिफाजत करेगा तो दुनिया को इसकी कीमत भी चुकानी होगी। लेकिन अब ईरान की तरफ से भी इसका जवाब आ गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का असली और हमेशा का निगहबान यानी गार्डियन ईरान ही है, ईरान ही रहेगा। अरागची ने कहा कि ईरान सदियों से इस अहम समुद्री रास्ते की हिफाजत करता आया है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के 20% चार्ज वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 20% बहुत ज्यादा है, हम इससे ज्यादा इंसाफ करेंगे, यानी हम कम पैसे लेंगे। यानी अरागची ने बिना सीधे टकराव वाली जबान इस्तेमाल किए ट्रंप को यह पैगाम देने की कोशिश की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हक जताने का दावा अमेरिका नहीं बल्कि ईरान का है। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक महदूद नहीं रही, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हक किसका होगा और वहां से गुजरने वाले कारोबार पर कंट्रोल किसका रहेगा। अब यह भी अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा टकराव बन चुका है। जंग हॉर्मुज़ की ही है, जंग तेल की ही है, यकीन मानिए। ईरान की IRGC को ब्रिटेन की तरफ से टेरर ग्रुप करार दिए जाने पर अब ईरान का भी सख्त रद्द अमल सामने आ गया है। 14 जुलाई को ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ब्रिटेन के इस फैसले को गैर मुनासिब और गैर जिम्मेदाराना बताया। ईरान का कहना है कि IRGC उसकी ऑफिशियल आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है और किसी सरकारी मिलिट्री इदारे को इस तरह टारगेट करना इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, ब्रिटेन ने एक दिन पहले ही नए कानून के तहत IRGC और उससे जुड़े ग्रुप्स की हिमायत पर पाबंदी लगा दी थी। ब्रिटेन का कहना है कि ये कदम ऐसे विदेशी नेटवर्क्स के खिलाफ उठाया गया है जिन पर जासूसी, तोड़फोड़ और दूसरी सीक्रेट कार्रवाइयों में शामिल होने के इल्जाम है। यानी अब IRGC को लेकर ईरान और ब्रिटेन के बीच तनातनी खुलकर सामने आ चुकी है। अमेरिका के हमलों में अब आम ईरानी फैमिली भी चपेट में आने लगी हैं। 14 जुलाई की शाम ईरान के हॉर्मुज़गान सूबे से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी एयर स्ट्राइक में एक ईरानी पार्क रेंजर के घर पर हमला हुआ जिसमें उसकी फैमिली के कई अफराद शहीद हो गए। ईरानी हुक्काम का कहना है कि हमला हॉर्मुज़गान के शुमाली हिस्से में हुआ जहां पार्क रेंजर का घर मौजूद था। पार्क रेंजर, नॉट पार्क रेंजर। दोस्तों, यानी अमेरिका के ताज़ा हमलों में अब सिर्फ मिलिट्री ठिकाने ही नहीं बल्कि आम ईरानी फैमिलियां भी इसकी चपेट में आती दिखाई दे रही हैं, बेगुनाह लोग। अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो ये टकराव और ज्यादा संगीन होता चला जाएगा। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी ने ईरान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 45 साल से दुनिया को ये बताया जा रहा है कि ईरान पूरे रीजन के लिए खतरा है। इसी बहाने पर्शियन गल्फ में बड़े पैमाने पर मिलिट्री अड्डे बनाए गए और भारी तादाद में हथियार जमा किए गए, लेकिन उनके मुताबिक इतना बड़ा मिलिट्री निज़ाम और हथियारों का ये ढेर भी अमन कायम करने में कामयाब नहीं हुआ। बद्र अल बुसैदी ने कहा कि अब ईरान को घेरने और दबाने की पॉलिसी छोड़नी होगी। उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी तभी मुमकिन है जब रीजन के तमाम मुल्क मिलकर बराबरी की बुनियाद पर उसका निज़ाम तय करें। सिर्फ ईरान नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि रीजन के तमाम मुल्क, ईरान भी, अरब भी। दोस्तों, यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है और पर्शियन गल्फ एक बार फिर दुनिया का सबसे ज्यादा टेंशन वाला इलाका बन चुका है। ईरान की
खबरों की ओवरडोज में गजा की खबरें कहीं पीछे रह जा रही हैं, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं खबरों को। गजा में इसराइली हमले एक बार फिर फ़लस्तीनियों की जान ले रहे हैं। 14 जुलाई की दोपहर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली गजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप के अल फलूजा इलाके में एक पुलिस पोस्ट पर हुए इसराइली हमले में इसराइली एयर स्ट्राइक में कम से कम 7 फ़लस्तीनी मारे गए, जबकि कई दूसरे लोग जख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में जबालिया रिफ्यूजी कैंप पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर कर्नल मोहम्मद मरवान सालेम के अलावा कई पुलिस अफसर, पुलिस एहलकार और वहां मौजूद दूसरे लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क का कहना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त वहां से गुजर रही कई औरतें भी जख्मी हुई हैं। दोस्तों, गजा में लगातार हो रहे ये हमले ये बताते हैं कि इसराइल के लिए किसी भी किस्म का कोई सीज फायर मायने नहीं रखता, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे गजा में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी ड्रोन वॉर को लेकर एक नया दावा सामने आया है। इस दावे में कहा गया है कि रूस के एयर डिफेंस की असली काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले कितने कामयाब हो रहे हैं और रूस उन्हें रोक नहीं पा रहा। अब तो रूसी फौजी हाथों से ड्रोन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में एक इक्विपमेंट लेकर, मशीन, एक हथियार लेकर। यानी ये दावा करने वालों का कहना है कि अगर यूक्रेन के ड्रोन लगातार अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं तो इससे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां भी सामने आती हैं। हालांकि ये सिर्फ एक दावा है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट या साबित किया हुआ नतीजा नहीं है। रूस लगातार कहता रहा है कि उसकी एयर डिफेंस फोर्स हर रोज बड़ी तादाद में यूक्रेन के ड्रोन मार गिरा रही है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि उसके कई ड्रोन अपने तयशुदा टारगेट्स तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। यानी दोनों तरफ के दावे बिल्कुल अलग अलग हैं और फिलहाल इनकी कोई आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है। कभी रूस कहता है 400 ड्रोन गिरा दिए, कभी यूक्रेन कहता है 400 ड्रोन गिरा दिए। कमाल की बात है ना, ईरान 5 ड्रोन दागता है और जाकर टक से लग जाते हैं अमरीकी अड्डे पे। रूस यूक्रेन झूठ बोल रहे हैं ना। फिलहाल इसी सवाल और इसी खबरों के सिलसिले के साथ ये सिलसिला यहीं रोकते हैं। कुछ और वीडियोस आएंगे। उम्मीद ये करते हैं आप तक खबरें आसानी से आसान जुबान में पहुंच गई होंगी। मेरा काम आप तक खबरों को पहुंचाना है। कौन क्या है, कैसा है, क्या किया क्या नहीं किया, वो फैसला करना आपका काम है, एक जर्नलिस्ट का काम नहीं। थैंक यू। सलामत रहिए, खुश रहिए।